हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं यूपी पीसीएस के अगले 70 दिन की स्ट्रैटेजी के ऊपर। देखिए, आप सबको पता है ना कि यूपी पीसीएस का जो एग्ज़ाम है, वो 12 अक्टूबर को है और अभी हमारे पास बचे हैं लगभग 70 दिन, है ना? तो अगर आप इन 70 दिनों को अच्छे से यूटिलाइज़ करते हैं, तो ये डिसाइड करेगा कि आप मेंस लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं। और अगर आप मेंस लिख रहे हैं, है ना? तो उस समय मेंस की स्ट्रैटेजी के ऊपर हम बात करेंगे। लेकिन अगर आप ये श्योर कर पाते हैं कि आप मेंस लिख रहे हैं, है ना? तो फिर आपके इंटरव्यू में जाने के चांसेस बढ़ेंगे। अगर आप इंटरव्यू के अच्छे मेंस के अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे तो इंटरव्यू में जाएँगे, इंटरव्यू के अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे तो फिर फाइनल सिलेक्शन में जाएँगे। तो प्रत्येक चरण का अपना इम्पोर्टेंट है, आपको पता ही है ना? तो ये सांप-सीढ़ी का गेम है। हाँ, सिविल सर्विस का प्रिपरेशन आप किसी भी स्तर पे गिरेंगे, आपको स्टार्ट जो है शुरू से ही करना पड़ता है लगभग। तो कुछ लोग जो पहले से प्रिपेयर होते हैं, जो लोग मेंस में फेल होते हैं, है ना? उनके पास थोड़ा एडवांटेज रहता है कि प्रीलिम्स का कॉन्फिडेंस होता है ना? तो मतलब मैं हमेशा कहता हूँ बच्चों को कि ये हमेशा एक तरीके से लाभदायक स्थिति है कि आप मेंस में फेल हों, है ना? प्रीलिम्स में नहीं। क्योंकि मेंस में आप एक लेवल क्रॉस कर चुके होते हैं, आप अपना कॉन्फिडेंस बढ़ा चुके होते हैं, आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस मिल चुका होता है। तो हम इसी प्रीलिम्स को क्लियर करने की स्ट्रैटेजी के ऊपर बात कर रहे हैं अभी। जब प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा तो फिर मेंस के ऊपर बात करेंगे, है ना? तो देखिए, आज जो हमारी स्ट्रैटेजी के पिलर्स होंगे कि नेक्स्ट 70 दिनों में क्या-क्या करना है, किन चीज़ों के ऊपर मतलब फोकस करना है, उसमें 4 पिलर्स बनाए हैं मैंने, है ना? पहला है कि इन 70 दिनों के लिए क्या कार्डिनल प्रिंसिपल्स होने वाले हैं, क्या अ, मतलब आप कहिए कि नीति निर्देशक तत्व होंगे, है ना? इन 70 दिनों में जो आपके समय के यूटिलाइजेशंस को गाइड करेंगे। दूसरा होगा कि स्टैटिक विषय के लिए रणनीति क्या रखनी है ना? स्टैटिक विषय जैसे ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, है ना? इसके लिए क्या रणनीति रहनी चाहिए, है ना? देखिए, ज़्यादा कई सारे लोग कन्फ्यूज होते हैं कि सर करंट अफेयर्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करें या फिर स्टैटिक सब्जेक्ट के ऊपर। कई लोग इसलिए भी करंट अफेयर्स पढ़ते हैं क्योंकि एक तो जो फोमो है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, है ना? उससे ग्रस्त रहते हैं। दूसरा, उनको इंटरेस्टिंग भी लगता है ना? करंट अफेयर्स हमेशा पढ़ने में थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। स्टैटिक जो है रिवीजन करना बोरिंग लगता है। लेकिन देखिए, ऐसा नहीं है, अभी हम बात भी करेंगे उस चीज़ों के ऊपर कि करंट अफेयर्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करना, ये बात जो है वो सरासर गलत है ना? स्टैटिक के कंपेयर में। वो क्यों? इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तीसरा, करंट अफेयर्स की रणनीति क्या होनी चाहिए, है ना? अगर आपको करंट अफेयर्स पढ़ना है, जैसे आपको पता है कि 30 टू 40% जो है वो वेटेज जो है करंट अफेयर्स का है, तो फिर इसके लिए कैसे तैयारी करें हम, है ना? इसके ऊपर भी बात करेंगे। 70 दिनों में क्या-क्या चीज़ें जो है हमारे प्लान को निर्देशित करेंगी। फिर सबसे अहम आयाम है एमसीक्यू के ऊपर। कई लोग कहते हैं सर कहाँ से प्रैक्टिस करें एमसीक्यू, है ना? क्या पीवाईक्यू सफिशिएंट है, क्या टेस्ट सफिशिएंट है, कैसे एनालाइज करें, है ना? तो इसके लिए मैंने 4 स्टेप स्ट्रैटेजी भी बनाई है ना? तो उसके ऊपर भी बात करेंगे हम। ठीक है, तो आते हैं पहले विषय के ऊपर, हम देर नहीं करते हैं। तो सबसे पहला विषय है कार्डिनल प्रिंसिपल फॉर दिस 70 डेज, है ना? क्या क्या सिद्धांत जो है वो गाइड करेंगे हमें हमारे प्रिपरेशन के लिए इस 70 दिनों में। तो देखिए, सबसे पहला है प्लान तैयार करना। अगर आप प्लान नहीं प्रिपेयर कर रहे हैं, इफ़ यू आर नॉट प्लानिंग देन यू आर प्लानिंग टू फेल। इफ़ यू आर नॉट प्लानिंग देन यू आर प्लानिंग टू फेल, है ना? तो आपको प्लान प्रिपेयर ही करना पड़ेगा। प्लान कैसे प्रिपेयर करेंगे, है ना? तो उसके लिए देखिए, सबका इंडिविजुअल अलग अलग रहता है पढ़ने का प्लान। कई लोग क्या करते हैं कि एक दिन में 2 विषय पढ़ना पसंद करते हैं। देखिए, करंट अफेयर में कंपल्सरी इंक्लूडेड ही मान रहा हूँ, 2 विषय प्लस करंट अफेयर्स, है ना? कुछ लोग रहते हैं कि 1 विषय पढ़ना सिर्फ पसंद करते हैं और करंट अफेयर्स पढ़ना पसंद करते हैं। कई लोग 3 विषय भी पढ़ते होंगे, है ना? कुछ ऐसे भी होंगे, हालाँकि कम रहते हैं ऐसे लोग। तो मतलब मेरा जो पर्सनली पसंदीदा माध्यम है वो है 2 विषय। प्रतिदिन 2 विषय पे स्टैटिक चूज़ करिए और प्लस में करंट अफेयर्स। आप प्रत्येक 2 विषय को 3 दिन के लिए दीजिए, जैसे कि ज्योग्राफी प्लस हिस्ट्री, है ना? हिस्ट्री पढ़ा है तो आप उसको बाँट सकते हैं, एंशिएंट और मेडिवल एक साथ कर सकते हैं, बाद में मॉडर्न कर सकते हैं आप, है ना? तो ज्योग्राफी प्लस हिस्ट्री एक साथ, ये 3 दिन के लिए आपने पढ़ाई करी। फिर आप दूसरा ले सकते हैं पॉलिटी और प्लस में इकोनॉमी, फिर ये आप 3 दिन के लिए कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट 2 सब्जेक्ट 2-3 दिन के लिए कर सकते हैं, है ना? तो इस तरीके से आप जाएँगे तो फिर से ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री आएगा, है ना? ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री फिर से आएगा, फिर रिपीट होगा। तो ऐसे करके आप रिवीजन कर सकते हैं। करंट अफेयर्स रोज कंपलसरी रहना ही रहना चाहिए, है ना? तो करंट अफेयर्स जो है रोज हमारे प्रिपरेशन का पार्ट रहेगा। उसका रीजन क्या है वो अब मैं आगे बताऊंगा इस चीज के ऊपर। दूसरा क्या है,
अपने सोर्सेज में बदलाव नहीं करने। देखिए इन 70 दिनों में, है ना, आप सोर्सेज में बदलाव करेंगे तो कैसे आप रिवीजन कर पाएंगे इफेक्टिव, कैसे आप कॉन्सेप्ट्स को और बिल्ड कर पाएंगे, है ना। तो सोर्सेज में बदलाव नहीं करना है। हो सकता है कि आपको 2-4 पेज का कुछ ऐसा पीडीएफ मिल जाए जो लगे कि बहुत ही अच्छा है, संजीवनी बूटी जैसा काम करेगा, तो फिर आप उसको अपने प्राथमिकता में रख सकते हैं, आप उसे परचेज कर सकते हैं, आप प्रिंट करा सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लेकिन बुक्स वगैरह में बदलाव करना अवॉइड करिए, है ना, अनलेस बिल्कुल ऐसा नहीं हो जाए कि इसी से क्वेश्चन सारे फंसने वाले हैं, है ना, विथ प्रूफ। ठीक है, तो फिर आप बदलाव कर सकते हैं, वो भी बहुत वाइज डिसीजन होना चाहिए उस चीज़ को। फिर तीसरा है स्टैटिक को प्राथमिकता। अभी हम बात ही कर रहे थे ना पहले वाले स्लाइड में कि स्टैटिक और करंट अफेयर्स को लेकर के जो रहती है एक जद्दोजहद, है ना। तो देखिए स्टैटिक को हमेशा प्राथमिकता देंगे, उसका रीजन बताता हूँ मैं क्यों। देखिए सबसे पहले बात, क्वेश्चन सबसे ज़्यादातर यहीं से आते हैं, है ना, सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस यहीं से आएंगे आपके। दूसरा क्या कारण है, दूसरा कारण यह है कि अगर आप स्टैटिक के कॉन्सेप्ट्स क्लियर करते हैं तो करंट अफेयर्स आपका ऑटोमेटिक क्लियर होगा। जैसे अगर आपके पॉलिटी के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं कि कौन सा मिनिस्ट्री क्या काम करता है, कौन सा डिपार्टमेंट क्या काम करता है ना, तो अगर संभावना ये है कि कोई स्कीम के ऊपर सवाल आए और उसका उन्होंने मिनिस्ट्री पूछ दिया, है ना, पेंशन से रिलेटेड कोई स्कीम पूछ दिया, इंश्योरेंस से रिलेटेड कोई स्कीम पूछ दिया, तो आप समझ जाएंगे कि ये लेबर मिनिस्ट्री के अंतर्गत आएगा, है ना। फाइनेंस रिलेटेड कोई स्कीम आएगा तो आप समझ जाएंगे कि फाइनेंस मिनिस्ट्री काम करती है ये। तो बेसिकली दोनों रीजन, एक तो क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, फिर कॉन्सेप्ट ज़्यादा आते हैं। तीसरा प्रोबेबिलिटी कहाँ पे है, आप करंट अफेयर्स के बहुत सारे रिसोर्सेज पढ़ेंगे, है ना, वहाँ से क्वेश्चन पकड़ना रिलेटिवली मुश्किल रहता है, यहाँ से स्टैटिक से क्वेश्चन पकड़ना ज़्यादा इजी रहता है। अगर आपने माउंटेन्स पढ़ रखा है विश्व का, इंडिया का, तो संभावना ये है कि वहाँ से क्वेश्चन फंसेगा ही फंसेगा, है ना। तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी भी ज़्यादा है, इसीलिए हम स्टैटिक को प्रायोरिटी पे रखेंगे इन 70 दिनों में। फिर तैयारी में कंटिन्यूटी रखेंगे। तैयारी में कंटिन्यूटी रखने का मतलब है, देखिए अभी इन 70 दिनों में आपको बहुत सारी चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा, है ना। किन किन चैलेंजों का सामना करना पड़ेगा, डिस्ट्रैक्शंस होंगे अलग अलग, फैमिली में इशू आएगा। दूसरा, कई सारे लोग ग्रुप डिस्कशन में इन्वॉल्व होंगे, है ना, और फिर वहाँ पर जाकर के अपना जो है जब देखेंगे सामने वाला तो कुछ अच्छा कर रहा है, अच्छा बता रहा है, वहाँ पे वो हताश होते हैं, फिर वो डिमोटिवेशन जैसा आता है। तीसरा, इसी समय पे हेल्थ इश्यूज वगैरह आते हैं, है ना। कई लोग जो हैं वो लास्ट समय तक युद्ध हारने की हालत में पहुंच जाते हैं। तो देखिए इन सब चीज़ों से जो है प्रिपरेशन में डिसकंटिन्यूटी आती है। फैमिली के इशूज आते हैं, आप फैमिली में मतलब है तो हम लोग ह्यूमन बीइंग है ना, तो फैमिलीज में इशू आते हैं, आप फैमिलीज के जो कार्य रहते हैं उसमें सहयोग करने के लिए जाते हैं। देखिए बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है और तैयारी में कंटिन्यूटी रखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिस दिन आपका नहीं भी पढ़ने का मन करे, कोशिश करिए 1-2 घंटे करने का, है ना। नहीं भी कर पाए तो एटलीस्ट कॉन्फिडेंस को आप मेंटेन करें उस दिन के लिए, है ना। बताइए कि आपने इतने समय से पीछे से कार्य कर ही रहे हैं, आप नेक्स्ट डे उस चीज़ को कम कर लेंगे, है ना। तो कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है। अगर किसी दिन कंटिन्यूटी ब्रेक हो रही है तो आप कॉन्फिडेंस मेंटेन करके रखिए। फिर है फोकस, फोकस और फोकस। देखिए मैं अभी बता ही रहा था ना, अभी इन 70 दिनों में सारे दुनिया तमाम के काम जो है 70 दिनों में ही आएंगे, है ना। आपका मन नहीं लगेगा, आप दूसरी चीज़ें होंगी, इसी समय पे फोकस मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है। आप अपने गोल को बिल्कुल क्लियर ही रखिए, है ना। आपका गोल क्या है, सिलेक्शंस लेना, है ना। तो गोल विजुअलाइज करिए, और गोल विजुअलाइज करेंगे तो फोकस होंगे। आप लोगों में से कई लोगों ने अल्केमिस्ट बुक पढ़ रखी होगी, अगर नहीं पढ़ रखी तो कभी पढ़िए। वहाँ पे यही बात ही कहते हैं वो पूरे पुस्तक में, गडरिया के थ्रू, है ना, कि अगर आप गोल को विजुअलाइज कर रहे होते हैं, फोकस कर रहे होते हैं, तो पूरी दुनिया जो है, दुनिया की शक्ति है वो आपकी मदद कर रही होती है। तो अगर आप फोकस नहीं करेंगे तो फिर कौन ही आपको मतलब उबार सकता है ना, कौन ही भवसागर पार कर सकता है। तो वही बात है, फोकस आपको ही करना है। फिर बहुत सारे ग्रुप में शामिल होना अवॉइड करें। देखिए बहुत सारे टेलीग्राम ग्रुप बन रहे हैं, बहुत सारे यूट्यूब चैनल बन रहे हैं, बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप बन रहे हैं, है ना। तो अवॉइड करें उसको। आप मतलब एक अच्छी समझदारी के साथ जाएं उस ग्रुप में, उसका लाभ लें, है ना। अननेसेसरी की वहाँ पे बातें मत करें, वो आपको प्रिपरेशन के एनी वे हेल्प नहीं करने वाला है ना। तो फिर आप थोड़ा जुडिशियसली उस चीज़ का उपयोग करें। फिर है बेहतर स्वास्थ्य। कई सारे दोस्त मेरे हैं, वो उनका प्रीलिम्स के लास्ट समय पे हेल्थ खराब हो गया, मेंस के लास्ट समय पे हेल्थ खराब हो गया, है ना, वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए और उनका पूरा साइकिल रिपीट हो जाता है। तो हम ये गलतियां नहीं करेंगे। अच्छे स्वास्थ्य के लिए आप थोड़ा मेडिटेशन करिए, अच्छा भोजन करिए इन 70 दिनों में, है ना। मतलब आप थोड़े अगर भोजन के ऊपर अच्छा खर्च भी कर देंगे, है ना, थोड़ा एक्स्ट्रा,
और मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा भोजन करने में मतलब ज़्यादा खर्च नहीं होता। आप जंक फूड खाने में ज़्यादा खर्च करते हैं बजाय कि अच्छा भोजन करने में। तो अगर अच्छा भोजन कर रहे हैं तो आपका एक साइकिल रिपीट होने से तो भी बच रहा है। अगर आप सिलेक्शन ले रहे हैं इसी बार में, पैसे भी तो बच रहे हैं आगे के, है ना? तो अच्छा स्वास्थ्य मेंटेन करें। फिर आता है, अब जैसे हम लोगों ने बात कर ली कि 70 दिनों में हमारी जो पूरी रणनीति रहेगी किन किन आयामों से निर्देशित होगी, तो उसके ऊपर बात कर लिया है। अब आते हैं स्टैटिक विषय के लिए क्या रणनीति होनी चाहिए। अभी ऊपर बताया ना कि स्टैटिक विषय जो है वो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए करंट अफेयर्स के कंपेयर में। तो उसके लिए क्या रणनीति रखेंगे, किन मूल्यों से निर्देशित होगा वो, है ना? तो सबसे महत्वपूर्ण मूल्य है कि प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए रिसोर्स नियत करना, है ना? अब भटके नहीं। जब भी आप प्लान बना रहे हैं, मान लीजिए ऐसे करके कुछ चार्ट बनाया आपने, जहाँ ज्योग्राफी लिखा है, हिस्ट्री लिखा है, पॉलिटी लिखा है, इस तरह के सब्जेक्ट लिखा है, यहाँ पे साथ में रिसोर्सेज भी लिख दीजिए। जैसे एनसीईआरटी आपने डिसाइड कर रखा है, घटना चक्र डिसाइड कर रखा है ना, तो यहाँ पे सोर्स भी लिख दीजिए ताकि आपको कन्फ्यूजन नहीं रहे, इसके ऊपर आप अडिग रहिए, है ना? तो आप बार बार हथियार चेंज करते रहेंगे तो हथियार में महारत कैसे हासिल होगा आपको? हाँ, तो हथियार में महारत हासिल करने के लिए हथियार एक ही रखना पड़ता है। तो प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए रिसोर्स नियत करें। दूसरा, विषय के भारांश के अनुसार समय नियत करना। क्या मुझे आप बताइए, क्या इकोलॉजी से और पॉलिटी से सेम नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं? नहीं आता है। क्या हिस्ट्री से एंड इकोनॉमी से सेम नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं? नहीं आता है ना? तो जिस सब्जेक्ट का ज़्यादा भारांश है, इकोनॉमी का अगर ज़्यादा भारांश है ना, हालांकि है नहीं, अगर हिस्ट्री का अगर ज़्यादा भारांश है तो हिस्ट्री के ऊपर हम जाहिर सी बात है ज़्यादा समय देंगे, है ना? इकोनॉमी का कई सारे क्वेश्चंस तो करंट अफेयर्स के पार्ट होते हैं, तो फिर हम उसको करंट अफेयर्स से कवर करेंगे। बेसिक्स जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं उसको हम क्लियर करेंगे, है ना? तो विषय के भारांश के अनुसार समय नियत करेंगे। और तीसरा पॉइंट जो है वो है बेसिकली लेस इज मोर। सेम पहले वाले पॉइंट से ये कनेक्ट करता है कि रिसोर्स जो है हम कम ही रखेंगे। आप कम रिसोर्स रखेंगे ना तो संतुष्ट रहेंगे। मतलब भौतिक संसाधनों की दुनिया में जब आप कमाई कर रहे होंगे तो भले आपको ज़्यादा पैसा ज़्यादा धन जो है संतुष्टि ला सकता है, लेकिन यूपीएससी यूपीपीसीएस की प्रिपरेशन या किसी भी एग्जाम के प्रिपरेशन में लेस इज मोर होता है हमेशा, अनलेस आप पीएचडी वगैरह नहीं कर रहे हैं, है ना? तो कम रखेंगे, वो उसमें आप ज़्यादा संतुष्ट रहेंगे, ज़्यादा बेहतर कर पाएंगे। चौथा पॉइंट है कि पूर्ण पुस्तक के बजाय महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है। इसका क्या मतलब है? तो देखिए पॉलिटी है ना? तो पॉलिटी का आप ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से पढ़ करके शुरू करेंगे और लास्ट तक बिल्कुल ख़त्म करेंगे, ऐसा मत नहीं करना है। अभी इन 70 दिनों में क्या करेंगे हम लोग, जिसका ज़्यादा भारांश है ना, जिस टॉपिक पे ऊपर आपको कम क्लैरिटी है उसके ऊपर आप ज़्यादा ध्यान देंगे। मान लीजिए आपका जो संवैधानिक निकाय है उसके आप उसके ऊपर आपकी कम पकड़ है, तो संवैधानिक निकाय को आप थोड़ा ज़्यादा प्राथमिकता में रखेंगे बजाय कि अन्य चैप्टर्स के। बशर्ते क्वेश्चंस भी आना चाहिए, है ना? कैसे एनालाइज करेंगे? पीवाईक्यू देखिए, पीवाईक्यू के ऊपर हम खुद ही सीरीज ला रहे हैं, है ना? मुझे लगता है कि नेक्स्ट अगले वीक में हम सीरीज लाना शुरू करेंगे जहाँ पे हम पिछले 7 वर्षों के पीवाईक्यू का विस्तृत वर्णन करेंगे, साथ में एनालिसिस भी करेंगे और एमसीक्यू अटेम्प्ट करने की स्ट्रैटेजी भी बताएंगे, है ना? तो ये भी बात आप समझ रहे होंगे। फिर 2 विषय न्यूनतम पढ़ना है। जैसे मैंने कहा ना, अभी कुछ लोग होते हैं जो नेक्स्ट 3 दिनों के लिए, है ना, या 5 दिनों के लिए एक सब्जेक्ट लेकर के चलते हैं। ज्योग्राफी को जैसे है तो 3 से 4 दिन इसी को पढ़ रहे हैं या 5 दिन पढ़ रहे हैं, फिर अगला कोई सब्जेक्ट लेकर के चलेंगे इन्वायरमेंट। लेकिन पर्सनली मुझे ये स्ट्रैटेजी फेवर अच्छा नहीं लगता है। कई लोग करते हैं और वो अच्छा भी है, वो कर जो कंफर्टेबल वो कर सकते हैं, लेकिन मुझे अच्छा इसलिए नहीं लगता है क्योंकि देखिए ज्योग्राफी इन्वायरमेंट पॉलिटी इस तरीके से जाएंगे ना, तो जो ये सब्जेक्ट है उसकी बारी बहुत दिनों के बाद आती है। अगर आप 2 सब्जेक्ट लेकर के चल रहे हैं, ज्योग्राफी पॉलिटी, है ना, साथ में, तो फिर इसकी जो बारी आएगी वो जल्दी आ जाएगी थोड़ी, ज्योग्राफी एंड पॉलिटी की। आप कहेंगे लेकिन सर पढ़ा तो कम ही है ना, अगर दो में समय डिस्ट्रीब्यूट हो गया 2 सब्जेक्ट में सेम टाइम तो पढ़े कम, लेकिन देखिए एफिशिएंसी तो बढ़ जाएगी आपकी, है ना? एफिशिएंसी बढ़ जाएगी आपकी। आपने पार्किंसंस लॉ पढ़ा होगा, पार्किंसंस लॉ तो यही कहता है ना। पार्किंसंस लॉ में बताता हूँ, देखिए ऐसे करके ग्राफ जाता है, ठीक है? ये है वर्क, ये है टाइम, ठीक? अगर अगर आपके पास वर्क यहाँ पे है, टाइम आपको कम दे दिया गया है ना, तो आप क्या है कम टाइम में ही ज़्यादा काम करेंगे। कैसे? हार्ड वर्क करेंगे, स्मार्ट वर्क करेंगे, कुछ भी करेंगे, लेकिन जो है आप वर्क फिनिश करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर आपको टाइम यहाँ पे दे दिया जाए, आप सेम अमाउंट ऑफ वर्क करेंगे लेकिन टाइम एक्सपेंड हो जाता है ना? और उसी के साथ वर्क को भी एक्सपेंड करते चले जाएंगे।
अननेसेसरी काम करते जाएंगे। जैसे कि प्रिपरेशन का देखिए ना, यूपीएससी के बारे में कहा जाता है कि जो इतना समय देते हैं वो, अगर वो साइकिल छोटा कर दें प्रिपरेशन का साइकिल, या सिविल जो अदर एग्जाम है यूपी पीसीएस वगैरह ही, या फिर कई स्टेट के पीसीएस हैं जहाँ पे तैयारी जो नोटिफिकेशन निकालते हैं 2 साल 3 साल में, क्या वो 1 साल में नोटिफिकेशन निकाले तो बच्चे तैयारी नहीं कर पाएंगे क्या? है ना? तो समय के साथ वर्क भी एक्सपैंड होता चला जाता है, बहाने ढूंढने लग जाते हैं, एक दिन में कम काम करने लग जाते हैं। तो आप 2 सब्जेक्ट साथ में लेकर के चलिए, वो बेटर स्ट्रैटेजी है। 2 सब्जेक्ट स्टैटिक का प्लस में करंट अफेयर्स, है ना? तीसरा, इसके साथ अगला जो पॉइंट है वो क्या है, बोलकर पढ़ना, है ना? रिवीजन हेतु स्टैटिक विषय का या करंट अफेयर्स का, दोनों में एप्लीकेबल है ये बातें। बोलकर पढ़ने का जो मैं इम्फेसिस कर रहा हूँ वो इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि देखिए जब आप बोल रहे होते हैं ना, साइंटिफिकली प्रूवन तरीका है, तो बोल करके जब पढ़ रहे होते हैं तो वो ज़्यादा अच्छे से याद होता है। आप लोगों ने बचपन वाला समय याद करिए जब आप थोड़ा सा रट रहे होंगे बोल करके, है ना? तो आप उस समय रियलाइज कर पा रहे होंगे कि ज़्यादा जल्दी याद होता है। फिर एक और तरीका क्या कर सकते हैं, आप सेल्फ रिकॉर्डेड नोट्स बना सकते हैं। सेल्फ रिकॉर्डेड नोट्स का मतलब है कि वॉइस रिकॉर्डर आप ऑन कर लीजिए, है ना? और जब आप पढ़ रहे हैं तो उसको रिकॉर्ड करते जाइए, और फिर जब आप ट्रैवल कर रहे हैं, रनिंग करने जा रहे हैं, कुछ और काम कर रहे हैं, तो फिर उस समय पे इसको सुनिए, तो उसका रिवीजन बहुत अच्छे से होगा। विशेषकर फैक्ट्स वगैरह इन्फॉर्मेशन जो कि यूपीपीसीएस की थोड़ी विशेषता है, वहाँ पे काफ़ी मददगार हो सकता है। अब जैसे बुद्धिज्म पढ़ रहे हैं ना, अब बुद्धिज्म के ऊपर जो है पूरा रिकॉर्डेड करके रख लिया आपने, जैनिज्म को पूरा रिकॉर्ड करके रख लिया, अब जब ट्रैवल करें आप उसको सुन लीजिए। विश्वास मानिए, ये बहुत अच्छी रणनीति है, ये खुद का भी इम्प्लीमेंटेड तरीका है और कई लोगों ने इसको इम्प्लीमेंट किया है। इसके बाद क्या कर सकते हैं, शॉर्ट नोट्स, है स्टैटिक विषय के। तो अब जैसे मंदिर की बात है ना, मंदिर की बात करें तो आप इंडिया का एक मैप बनाइए। देखिए मैप मेरे से इतना अच्छा तो नहीं बनता है, लेकिन ठीक है, काम भर तो बना ही लूँगा, है ना? तो ऐसे करके आपने मैप बना लिया। अब जो अलग अलग मंदिर है, जैसे मार्तंड का सूर्य मंदिर यहाँ पे है, कब बना है वो भी सामने लिख दीजिए। यहाँ पे मान लीजिए मोढेरा का सूर्य मंदिर, ये लिख दीजिए। बृहदेश्वर मंदिर है यहाँ, ये लिख दीजिए। पुरी का कोणार्क मंदिर, ये भी लिख दीजिए। फिर उसके नीचे ईयर और कौन सा राजवंश के अंतर्गत बना है। एक पेज में आपके सारे मंदिर कंप्लीट हो जाएंगे। कौन से रिवर के किनारे है वो भी आप लिख सकते हैं, एडिशनल इन्फॉर्मेशन, जो मंदिर या मस्जिद जो भी है वहाँ पे, है ना, स्तूप वगैरह। आप चार्ट फॉर्मेट भी बना सकते हैं। चार्ट फॉर्मेट कहने का मतलब है जैसे इकोनॉमी का बना रहे हैं, है ना, तो डिफरेंट इंडिकेटर्स हैं मापने वाले। तो आप एक मिनट में मिटा के बनाते हैं, है ना, जैसे डिफरेंट इंडिकेटर हैं इकोनॉमी के, ठीक। तो यहाँ पे क्या है, एक है जीडीपी, एक है जीएनपी, है ना, एनडीपी, मतलब अलग अलग इंडिकेटर्स हैं यहाँ पे बहुत सारे। आप इसके बारे में यहाँ पे विशेषता लिख दीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि फिर ये जो नोट्स है ना, यहीं तक में आपका पूरा फिनिश हो जाएगा, ये सारे इंडिकेटर्स। हाँ, तो आप ऐसे करके बना सकते हैं। 5 ईयर्स प्लान के ऊपर बना रहे हैं अगर आप, तो ऐसा ही कुछ बना सकते हैं इस फॉर्मेट में, ठीक है। तो ये हो गया शॉर्ट नोट्स के ऊपर। शॉर्ट नोट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप एग्जाम के लास्ट टाइम पे फील करेंगे इस बात को कि कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप बार बार देख करके जाएंगे ना उसको। प्रीलिम्स में तो फिर भी मुझे लगता है कि थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है, लेकिन मेंस में तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो मेंस के ऊपर बात करेंगे मेंस के समय पे। अब आते हैं हम लोग दूसरे तीसरे पिलर्स के ऊपर, है ना। तीसरे पिलर मतलब एक तो ये डिस्कस कर लिया हम लोगों ने, दूसरा स्टैटिक विषय के लिए रणनीति डिस्कस कर ली। अब तीसरा करते हैं करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स के लिए क्या रणनीति होनी चाहिए। मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा जो बच्चे हैं ना, वो इसी में डरते हैं। करंट अफेयर्स में उनको फोमो होता है। स्टैटिक के तो फिर भी रिसोर्सेज फिक्स होते हैं, करंट अफेयर्स में लगता है कि उनको या क्या क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, है ना। ऊपर से पैटर्न भी थोड़ा थोड़ा चेंज कर रहे हैं वो, है ना। तो उसके उसके संदर्भ में भी ये लोगों को ज़्यादा डराता है। देखिए करंट अफेयर्स के 2 सोर्सेज होने चाहिए। एक तो आप फॉलो करते ही हैं आई दृष्टि, है ना। इसके अलावा कोई और करंट अफेयर्स के सोर्स फॉलो करिए। मे बी आप यूट्यूब फॉलो कर सकते हैं, यूट्यूब सोर्सेज। देखिए हम भी एक इसके ऊपर लाने वाले हैं, लेकिन जब तक, क्योंकि ये भी डिले हो रहा है थोड़ा हमारे एंड से, तो आप किसी अन्य का सोर्स फॉलो कर सकते हैं। कैसे पता चलेगा कि वो अच्छा करा रहे हैं। आप आप देखिए ना, पीवाईक्यू पीवाईक्यू से मैच करिए कि क्या उनके जो पढ़ाने का तरीका है वो अभी लेटेस्ट ट्रेंड के अनुसार मैच कर रहा है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो क्वेश्चंस आएंगे, फिर आप उसको फॉलो करिए। दूसरा क्या कर सकते हैं, गूगल करके करंट अफेयर्स टॉपिक का बैकग्राउंड या अतिरिक्त इन्फॉर्मेशन पढ़िए, है ना। जैसे ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इससे क्या फ़ायदा होगा बैकग्राउंड या अतिरिक्त इन्फॉर्मेशन से। पहला तो आपको क्लैरिटी मिलेगी, है ना। पहला तो आपको क्लैरिटी मिलेगी यहाँ से, पूरी टॉपिक की समझ मिलेगी अच्छे से, ठीक। दूसरा एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिलेगा और वहाँ से क्वेश्चंस फिर आते हैं।
है ना, एडिशनल इन्फॉर्मेशन, क्लैरिटी इन दोनों से, यहाँ से आप फिर क्या है गेस वर्क भी अच्छे से कर पाएंगे। तो ज़्यादा समय नहीं इन्वेस्ट करना है बैकग्राउंड या अतिरिक्त इन्फॉर्मेशन में, 2 से 3 मिनट का समय इन्वेस्ट करिए, है ना, ऑन एन एवरेज 2 से 3 मिनट ही लगेगा। और जब भी आप ऐसे समय इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमेशा पीवाईक्यू को ध्यान में रखिए कि कैसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं वो। ठीक, इंटरनेशनल कन्वेंशन से मान लीजिए, ठीक है, कोई तो अगर इससे पूछा जा रहा है कि हाल में कौन मेंबर बना है, ठीक, अब मान लीजिए आपने पढ़ा वहाँ पे नहीं लिखा हाल में मेंबर कौन बना नाटो वगैरह का, तो आप फिर वो थोड़ा सर्च कर लीजिए उस चीज़ को कि हाल में मेंबर्स कौन बना है ना। जब पढ़ रहे होंगे आप इस तरीके से गूगल सर्च करके, तो वहाँ पे क्या है कि कोई ना कोई कॉन्सेप्ट होता है कि ये क्यों ज्वाइन किया है, किस पृष्ठभूमि में ज्वाइन किया, यही आपको हेल्प करेगा याद करने में, है ना। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन जो है आपको एक पूरा पिक्चर प्रदान करेगा, जो पूरा पिक्चर है वो आपकी मेमोरी को बढ़ाएगा और वहाँ से बेहतर अटेम्प्ट कर पाएंगे। तीसरा है कि करंट अफेयर्स के को जो है वो पीवाईक्यू के अनुसार प्राथमिकीकरण करना है। इस बात का क्या मतलब है, देखिए करंट अफेयर्स जब हम पढ़ेंगे तो इंटरनेशनल रिलेशंस, नेशनल जो राष्ट्रीय परिदृश्य है ना, नेशनल अफेयर्स जो हैं, साइंस हैं, क्या सारे एक समान स्तर पे हैं? नहीं है। आप 2024 में देखेंगे जो आईआर है उससे कई सारे क्वेश्चंस पूछे गए, नॉर्मली लोग इतना प्रिपेयर नहीं करते हैं, है ना। तो जो आप ट्रेंड्स देखेंगे उसके हिसाब से तो काम करेंगे ही, और आईआर में उन्होंने स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस पूछा हुआ है ना, नॉर्मल क्वेश्चंस नहीं है, स्टेटमेंट वाइज कई सारे क्वेश्चंस हैं। तो जब आप प्रिपेयर करेंगे तो उसी हिसाब से प्रायोरिटी रखेंगे, आप सारी चीज़ों को सेम वेटेज नहीं देंगे। आप देखेंगे करंट अफेयर्स में जो है स्पोर्ट्स से फिक्स क्वेश्चंस लगभग आ जाते हैं, है ना, और फिक्स एरिया से क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो हम उनको श्योर शॉर्ट प्रिपरेशन करेंगे ताकि वो हमारे क्वेश्चंस जो हैं वो पकड़ में आ जाएं, हम उनको सॉल्व कर सकें। फिर आता है अनावश्यक तथ्य नहीं पढ़ना है। देखिए बहुत सारे तथ्य ऐसे होंगे करंट अफेयर्स में जो मैगजीन में भी लिखा रहता है, कई और लोग पढ़ाते हैं, वो अनावश्यक मत पढ़िए। जैसे अब कोई स्कीम है, मान लीजिए 13 अप्रैल 1925 को लॉन्च हुआ, ठीक, बहुत सारी स्कीमें हैं, आपको लगता है कि ये डेट आप याद कर पाएंगे सारी स्कीमों का? नहीं याद होता है ना, वो मुश्किल काम है। तो हम उस चीज़ को अवॉइड करेंगे अनलेस ये जो डेट है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो, डेट ऐसा इंपॉर्टेंट हो, मान लीजिए किसी के जन्मदिन, अब जनजातीय गौरव दिवस है ना, मान लीजिए बिरसा मुंडा के जन्म दिवस के अवसर के ऊपर लॉन्च किया गया वो, तो फिर आप उस डेट को प्रायोरिटी पे रखेंगे, उसको याद रखेंगे। बाकी अननेसेसरी जो डेट है आप उसको अवॉइड करिए, अनावश्यक तथ्य पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो मूलभूत इंपॉर्टेंट तथ्य हैं उसको पढ़िए। जैसे एक और एग्जांपल देता हूँ मैं, ग्रीन क्लाइमेट फंड, है ना, ग्रीन क्लाइमेट फंड $100 बिलियन का फंड है, ठीक। अब मान लीजिए इसमें से कोई अपडेट आया कि ग्रीन क्लाइमेट फंड से हाल में भूटान, श्रीलंका, इनको $2-2 बिलियन का ग्रांट मिला है, ठीक। अब देखिए इसकी संभावना बहुत कम है कि ये पूछेंगे $2-2 बिलियन का ग्रांट मिला है, ये पूछ सकते हैं कि कौन कौन से देशों को मिला है ना, कितने $1 बिलियन का फंड है। तो यही मैं कहता हूँ कि प्राइमरी फैक्ट्स याद करेंगे हम लोग, सेकेंडरी फैक्ट टर्सरी फैक्ट्स को अवॉइड करेंगे। ये सेकेंडरी फैक्ट हो जाएगा, ये टर्सरी फैक्ट हो जाएगा, ये लिस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। फिर करंट अफेयर्स के लिए और क्या कर सकते हैं, तो समान वर्ष के जैसे कि 2024 2025 में जो अदर स्टेट पीसीएस एग्जाम करा रही है ना, या फिर इवन यूपीपीसीएस ने जो यूपीएससी ने जो एग्जाम कंडक्ट कराया है, यूपीपीसीएस ने जो एग्जाम कंडक्ट कराया है, उसके करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को आप थोड़ा लगा लीजिए, बहुत समय नहीं लगेगा। टेस्ट प्रैक्टिस की जगह पे ये प्रश्न को सॉल्व करना कहीं ज़्यादा बेनिफिशियल है, और उसके सॉल्यूशंस जो है आप खुद प्रिपेयर करिए, आप मार्केट में मत देखिए, खुद जो है गूगल करने में कितना टाइम लगेगा, है ना, गूगल करिए, उसके सॉल्यूशंस देख लीजिए। और ये करंट अफेयर्स प्रिपरेशन का पार्ट होना चाहिए। जब आप करंट अफेयर्स की तैयारी के लिए जो समय दिया आपने 2 से 3 घंटे का, है ना, या फिर कम भी समय दे रहे होंगे कुछ लोग जो पहले से बहुत अच्छे से प्रिपेयर किए होंगे, या जो नहीं प्रिपेयर वो ज़्यादा समय दे रहे होंगे, उसी समय पे आप इन चीज़ों को करिए, तो कहीं ज़्यादा आप अच्छे से टाइम भी सेव कर सकते हैं और कहीं ज़्यादा इम्पैक्ट भी ला सकते हैं अपने प्रिपरेशन में। एक और क्या काम कर सकते हैं आप, शॉर्ट नोट्स तैयार करना, स्टैटिक एंड करंट अफेयर दोनों में ही एप्लीकेबल है ये बात, शॉर्ट नोट्स तैयार करना। कैसे शॉर्ट नोट्स तैयार करेंगे, सेम तरीका है। देखिए मान लीजिए अगर इंटरनेशनल कन्वेंशन न्यूज़ में रहा है तो विश्व का मैप बनाइए, बहुत अच्छा तो मैप नहीं बनता है मेरे से विश्व का, थोड़ी कलाकारी कम है मेरे अंदर, है ना, तो ऐसे करके जो है आपने इस तरीके से जो है मान लीजिए एक उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका का मैप बन गया। अब यहाँ पे जो है ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी का समिट हुआ, ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी
फ्रेमवर्क मान लीजिए यहाँ पे आए तो ये कर दीजिए, है ना। सीवीडी का सम्मेलन हुआ था कनाडा में, तो आप वहाँ पे बना दिया, फिर उसका जगह का नाम लिख दीजिए, क्या निर्णय हुआ वो लिख दीजिए। अब मान लीजिए यहाँ पे किसी और चीज़ का हुआ है, फॉर एग्जाम्पल जैसे इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हुआ है, तो आप यहाँ पे जगह का नाम लिख दीजिए, फिर क्या निर्णय लिया गया वो लिख दीजिए, है ना। तो इंटरनेशनल कन्वेंशन वगैरह भी तैयार होते जा रहे हैं, आपके जगह भी तैयार होते जा रहे हैं। अब देखिए ना कि अगर मान लीजिए उन्होंने पूछ दिया सिटी को नॉर्थ साउथ से अरेंज करने के लिए, है ना, या ईस्ट वेस्ट से अरेंज करने के लिए, तो आप इसके थ्रू भी सॉल्व कर लेंगे। ये तो फायदा है ना इन चीज़ों का। तो ऐसे करके आप शॉर्ट नोट्स बनाइए मैप बेस। दूसरा, आप जो मैं कह रहा था कि आप इस तरीके वाला भी शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं, है ना, ऐसे करके। तो जैसा आपको ठीक लगे प्रिपेयर करना चाहिए शॉर्ट नोट्स, है ना। विशेषकर उन टॉपिक्स का जहाँ पर सिर्फ फैक्ट्स पूछे जाएंगे और जो आप भूल भी सकते हैं, वैसे टॉपिक्स को अवॉइड नहीं करना चाहिए। अब देखिए करंट अफेयर्स के ऊपर बात करने के बाद हम आते हैं एमसीक्यू प्रैक्टिस के ऊपर। देखिए ज़्यादातर स्टूडेंट्स का जो सवाल रहता है ना, एक मिनट, हाँ, ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स का सवाल रहता है एमसीक्यू प्रैक्टिस के ऊपर कि सर टेस्ट को प्रायोरिटी दें या फिर पीवाईक्यू को दें, है ना। कई सारे मेरे जूनियर जो हैं खुद ही, भैया टेस्ट को ज़्यादा प्रैक्टिस करूँ मैं या पीवाईक्यू को प्रैक्टिस करूँ। देखिए हमेशा पीवाईक्यू को प्रैक्टिस करेंगे ज़्यादातर। क्यों? पीवाईक्यू जो है वही वास्तविक एग्जाम का प्रश्न को रिफ्लेक्ट करता है, वास्तविक जो एग्जामिनर हैं, जो प्रश्न सेटर हैं, उनके माइंडसेट को रिफ्लेक्ट करता है। तो हमें पीवाईक्यू को ही प्राथमिकता देनी है। टेस्ट पेपर बनाने के अपने लिमिटेशन से मैं खुद ही इन्वॉल्व रहा हूँ एमसीक्यू सेट करने में, है ना। तो मुझे पता है कि टेस्ट पेपर जब बनाए जाते हैं तो किन सारे इंटेंशंस के साथ बनाए जाते हैं। वो एक्चुअल एग्जामिनर के माइंडसेट को कभी रिफ्लेक्ट नहीं कर पाता, है ना। आप नियर तक पहुंचने की कोशिश करते हैं लेकिन वो हो नहीं पाता है। तो हमेशा हम पीवाईक्यू को प्रायोरिटी देंगे। ठीक। दूसरा, पीवाईक्यू अटेम्प्ट करने की रणनीति क्या रहेगी, जो मैंने पहले इंट्रोडक्शन में बताया था। ये 4 स्टेप रणनीति होगी। रीड, है ना, अटेम्प्ट, फिर एनालाइज और फिर रिविजन। ठीक है। रीड करने का मतलब पहले पढ़िए आप। दूसरा, फिर अटेम्प्ट करिए। जैसे कि मान लीजिए इकोनॉमी पढ़ रहे हैं आप, ठीक है, तो इकोनॉमी का 2 चैप्टर पढ़ लिया, तो उससे रिलेटेड एमसीक्यू अटेम्प्ट करिए। टॉपिक वाइज तो मिल ही रहे हैं आजकल मार्केट में भी, है ना। नहीं मिल रहे तो हम पीडीएफ डाल रहे हैं उस चीज़ का। तो अटेम्प्ट करिए, एनालाइज करिए। फिर एनालाइज कैसे करेंगे? देखिए एनालाइज करने का ये तरीका होता है, आप तो पहले देखें कि क्वेश्चंस जो है आपके कितने गलत हुए हैं। इकोनॉमी से आपने सॉल्व किया तो इकोनॉमी के क्वेश्चंस कितने गलत हो गए हैं, पहला चीज़, है ना। दूसरा, किस टॉपिक से ज़्यादा गलत हो रहा है। इकोनॉमी में तो ऐसा है नहीं ना कि आपके सारे ही क्वेश्चंस गलत होंगे सारे टॉपिक के। ज़्यादा हो सकता है मनी इन बैंकिंग आपका बहुत स्ट्रांग पॉइंट हो, और जो शेयर एंड मार्केटिंग वगैरह से रिलेटेड है वहाँ से क्वेश्चन आपके ज़्यादा गलत हो रहे होंगे। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है, आपको यहाँ पे काम करने की ज़्यादा ज़रूरत है। साथ में खुश होने की ज़रूरत है कि मनी इन बैंकिंग जो है वो आपका अच्छा पॉइंट, अच्छा पार्ट है ना। तीसरा एनालिसिस क्या करेंगे? तीसरा एनालाइज ये करेंगे कि कमीशन जो है वो किस तरीके के ट्रैप दे रही है ना। जैसे अगर आप देखेंगे जो क्वेश्चंस बनाया जा रहा है यूपीपीसीएस में, उसमें डेट वगैरह से रिलेटेड एक कॉमन ट्रैप है ना, डेट ईयर चेंज वगैरह करना। तो ऐसे ही आपको ट्रैप एनालाइज करना है। ट्रैप एनालाइज करेंगे तो सब्जेक्ट वाइज ट्रैप एनालाइज करेंगे। पॉलिटी में क्या कैसे ट्रैप दे रहे हैं, इकोनॉमी में कैसे ट्रैप दे रहे हैं, स्कीम में कैसे ट्रैप दे रहे हैं, है ना, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी में कैसे ट्रैप दे रहे हैं। तो ऐसे करके आप जो है ट्रैप एनालाइज करेंगे। इसका क्या फ़ायदा रहेगा? इसका फ़ायदा ये रहेगा कि अगली बार से जो है आप सतर्क हो जाएंगे। जब वो क्वेश्चन देखेंगे तो आप मुस्कुरा जाएंगे, है ना, कि अरे यार ये तो मुझे ट्रैप दे रहा है ऐसे करके, मैं यहाँ पर तो संभल के अटेम्प्ट करूंगा और ये तो सही होना है। तो एक मतलब एनालिसिस का ये पार्ट रहेगा। हम जैसे कि पहले भी बताए, है ना, पीवाईक्यू के ऊपर हम सीरीज लाने वाले हैं, सीरीज ऑफ डिस्कशंस, जहाँ पे हम डिटेल्ड में उसके आंसर्स भी डिस्कस करेंगे, है ना, आंसर्स प्लस में यही स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे कैसे एमसीक्यू को अटेम्प्ट करें। ठीक है। उसके बाद आता है एनालाइज के बाद रिविजन। अब आपको पता चलेगा यहाँ पे कि शेयर मार्केट जो है मेरा वीक पॉइंट है ना, मनी मेकिंग अच्छा है, तो फिर शेयर मार्केट रिवीजन करिए ना। शेयर मार्केट से रिलेटेड जो पूरे कॉन्सेप्ट्स हैं, फॉरेक्स से अगर गलत हो रहा है तो फॉरेक्स वाला रिवीजन करिए। जब रिवीजन करें तो बस वो लघु टॉपिक को रिवीजन मत करिए, पूरा जो बड़ा टॉपिक जैसे मनी इन बैंकिंग से गलत हुआ तो फिर मनी इन बैंकिंग पूरा रिवीजन करिए। अगर बेसिक कॉन्सेप्ट आपके जीडीपी जीएनपी वगैरह से गलत हो रहा है क्वेश्चन, तो खाली जीएनपी वगैरह मत रिवीजन करिए, साथ में आई कोर वगैरह सब रिवीजन करिए, है ना। मल्टीपल रिवीजन होगा इससे। तो रीड, अटेम्प्ट, एनालाइज एंड रिविजन, ये 4 स्टेप स्ट्रैटेजी होगी हमारी
MCQ अटेम्प्ट करने की या PYQ अटेम्प्ट करने की, ये हम लोगों ने बात कर ली ऑलरेडी। PYQ से आयोग द्वारा प्रश्न में कैसे टेप दिया जाता है ये भी देखें, है ना। फिर PYQ के एग्जाम के वास्तविक समय अनुसार ही प्रैक्टिस करें। जैसे अगर एग्जाम का टाइम जो है 9:30 से 11:30 है मॉर्निंग में, तो हमारा जो प्रैक्टिस का टाइम रहेगा PYQ का वो सेम टाइम रहेगा, है ना। तो ये GS का हमारा टाइम रहेगा मॉर्निंग वाला, CSAT का जो है वो फिर आफ्टरनून का टाइम रहेगा। इससे क्या फ़ायदा रहेगा, देखिए आपका मस्तिष्क जो है, आपका बॉडी जो है उसी के अकॉर्डिंग काम करेगा, और वो फिर जो है वास्तविक एग्जाम हॉल में आपके मेंटल एबिलिटी को जो है मैक्सिमम तक लेकर के जाएगा। ठीक। फिर नोट मेकिंग हमेशा प्रिपरेशन का अहम पार्ट होता है। जब आपने देख लिया कि MCQ जब अटेम्प्ट कर रहे हैं, आप PYQ अटेम्प्ट कर रहे हैं, वहाँ से आपके क्वेश्चंस गलत हो गया, ठीक, आपको उसका बारे में नहीं पता है, तो वहाँ से जो इन्फॉर्मेशन मिल रहा है आप लिख लीजिए ना अपने नोट में, वो काम आएगा। एक और अहम बात जो बेसिकली मैंने यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया वो है CSAT प्रिपरेशंस। मतलब मैंने ये कुछ स्टूडेंट्स को शेयर किया था आपने, तो उनसे बात कर रहा था, तो उन्होंने कहा था कि सर CSAT तो आपने इंक्लूड ही नहीं किया। देखिए UPPCS का जो CSAT है ना, UPPCS का जो CSAT है वो इतना मुश्किल नहीं आता है। फिर भी अगर आपको लग रहा है मुश्किल तो आप पेपर्स देखिए, मतलब आप, मुझे लगता है कि जो PYQ है अगर आपने उसी के ऊपर अच्छे से पकड़ बना ली, सॉल्व कर गए कॉन्सेप्ट्स के साथ, और मतलब ऑफ कोर्स आप ऐसा नहीं कि आप उसको रटने लग जाएं, अगर आपने कॉन्सेप्ट के साथ उसको सॉल्व कर लिया तो फिर कुछ रह नहीं जाता उसमें, है ना, तो ईजी है। अब आता है कि आप कांटेक्ट कैसे कर सकते हैं हमें। देखिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं @ग्रामीण IAS। आप हमें व्हाट्सअप मैसेज भी कर सकते हैं, नंबर है 8130681196। ठीक है, तो आप इन दोनों माध्यम पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। बताइएगा ज़रूर कैसा रहा ये सीज़न। पढ़ते रहिए और अच्छे से पढ़िए, है ना। तो आज जो हम लोगों ने डिस्कस किया है, होपफुली ये 70 दिनों में आपको बहुत मददगार होगा। आपको कोई भी हेल्प की ज़रूरत हो इन सब चीज़ों से रिलेटेड तो हमें लिखिए, है ना, हमें खुशी होगी आपको मदद करने में। बहुत बहुत धन्यवाद।